नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेरिका। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भीषण ठंड में प्रवासी भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के प्रति दोहराई अपनी वचनबद्धता। मार्से में संयुक्त रूप से नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन आज। लोकसभा में आज पेश होगा नया आयकर विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट दोनों सदनों में होगी पेश। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर की बातचीत। रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने पर बातचीत शुरू करने पर हुए सहमत। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 142 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज जीती। भारत ने 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। अमेरिकी दौरे पर वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के मार्से से अमेरिका के लिए रवाना हुए। यह उनकी 2 देशों की यात्रा का दूसरा चरण है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वो उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को दिशा और गति मिलेगी। पीएम मोदी की ये यात्रा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में नए प्रशासन के साथ बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान करेगी। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापारिक नेताओं और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी कि ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पहुंचे तो भारी बारिश के बीच भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखते ही बना। उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए। हमें उससे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वाशिंगटन डीसी में होने वाली वार्ता में भारत अमेरिका व्यापार साझेदारी पर प्रमुखता से चर्चा होने की संभावना है। दोनों प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और रणनीतिक साझेदारों के बीच व्यापार की संभावनाओं में हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की देखिए ये खास रिपोर्ट। हम वॉशिंगटन डीसी में हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है।
जब दोनों लीडर आपस में बात करेंगे तब ट्रेड और टैरिफ पे खासा फोकस रहेगा। चलिए समझते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो किस तरीके से है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2024 में 129 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का निर्यात किया, वहीं भारत ने इस दौरान 42 अरब डॉलर का आयात भी किया। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा। भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच 65.19 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। भारत अमेरिका को इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न, आभूषण, ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल्स, पेट्रोलियम उत्पाद और RMG कॉटन का निर्यात करता है। वहीं अमेरिका से भारत मिनरल फ्यूल, तेल, मोती, कीमती पत्थर, नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का आयात करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के शीर्ष व्यापार भागीदारों और चीन के साथ ट्रंप की टैरिफ कूटनीति भारत के लिए नए अवसरों को खोल सकती है। भारत अमेरिका को प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषणों के अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। भारत ने अपने बजट के जरिए अमेरिका से व्यापार प्रतिबंधों को कम करने के तहत मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क कम कर दिया। ये एक ऐसा कदम है जो सीधे अमेरिकी निर्माताओं को लाभ पहुंचाता है। इस बीच अमेरिका और भारत दोनों ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करना चाहते हैं और चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। सही पहल के साथ दोनों नेताओं के लिए महत्वपूर्ण समझौता करने के लिए यह एक अहम मौका साबित हो सकता है। वाशिंगटन डीसी से कैमरामैन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DT न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के CEO डॉक्टर मुकेश अघी से विशेष बातचीत की। ये संगठन व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और भारत में बिजनेस लीडर्स और सरकार के साथ व्यापक रूप से काम करता है। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने यहां वॉशिंगटन डीसी में पहुंचेंगे, क्यों अहम है ये मुलाकात, क्यों इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मुकेश आगी हैं। क्यों अहम है, किन मायनों में अहम है ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और ये जो मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी के बीच में? अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से बातचीत की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर ये चर्चा अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। द्विपक्षीय वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण, तमाम अन्य बिंदुओं पर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। जो तमाम क्षेत्र हैं, किस तरह से नीतिगत फैसले उसमें लिए जाएंगे, कैसे आने वाले समय में इससे और ज़्यादा दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनमें और मजबूती आती हुई नजर आएगी। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर वार्ता की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से ये बातचीत की है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत तमाम रक्षा, अगर हम सहयोग की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर तमाम बिंदु रखे जाएंगे और इन्हीं बिंदुओं पर आगे का फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में दोनों जो देश हैं अमेरिका और भारत, वो किस तरह से नीतिगत फैसलों के तहत राष्ट्रीय हितों को देखते हुए आने वाले समय में मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो तमाम ऐसे रक्षा समझौते हैं, सुरक्षा की नीतियां हैं जो यहाँ बनती हुई नजर आएंगी और तमाम विदेश नीतियों को देखें और इसके अलावा जो वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां हैं उनको देखें तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद से ये अब चर्चा जो द्विपक्षीय वार्ता है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड के साथ ये उनकी बातचीत कई मायनों में बेहद अहम और तमाम नीतिगत फैसले
तमाम बिंदुओं पर यह चर्चा और आगे की किस तरह से रूपरेखा रखी जाएगी, इस पर साफ तौर पर तमाम बातचीत यहाँ पर जारी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जिन पर ये बातें आगे बढ़नी हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का, तो इसमें तमाम नीतिगत फैसले, रणनीतियां बनती हुई नजर आएंगी जो आपसी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त करती हुई नजर आएंगी। तमाम ऐसे रक्षा सहयोग हैं जिन पर साफ तौर पर बातचीत आगे बढ़नी है। भारत अमेरिका से P-8I निगरानी विमान खरीदने के सौदे पर भी नज़र रखे हुए। इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलग अलग बिंदु हैं, तमाम ऐसी रूपरेखा है जो यहाँ पर रखी गई है और किस तरह से ये जो तमाम मापदंड हैं, जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, कितने सशक्त होते जाएंगे, ये आपसी हितों के जरिए जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी उससे साफ तौर पर निकलकर सामने आएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं जिनसे जो तमाम आगे आने वाले समय में बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हुए दोनों देश नजर आएंगे। तो ये वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में, और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब उनकी जो ये मुलाकात का सिलसिला है, बातचीत का सिलसिला है, वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातचीत कई मायनों में बेहद खास, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तमाम ऐसे सौदे हैं, तमाम ऐसे ये रणनीतियां हैं जो यहाँ से बनती हुई नज़र आएंगी और ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो तमाम बिंदु हैं, किस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र हैं, किस तरह से रक्षा में और क्या कुछ किया जा सकता है, इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो क्या कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आ सकते हैं। और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं कि किस तरह से अब जो नीतिगत फैसले हैं वो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच उसकी दिशा और दशा को तय करते हुए नजर आएंगे और प्रगाढ़ता की ओर आगे बढ़ते हुए आपसी संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक, और किस तरह से जो दोनों देश हैं उसकी सुरक्षा रक्षा की जो क्षमताएं हैं उनको कैसे बढ़ाया जाएगा, क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से आने वाले समय में जो बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे किस तरह से मजबूती के साथ वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से भी और रक्षा की दृष्टि से भी। तो इन तमाम पहले जो हैं उन पर अब बातचीत आगे बढ़ चुकी है और ये लगातार बातचीत आगे जारी है और ये द्विपक्षीय वार्ताएं जो हैं वो अपने आप में आने वाले समय में एक बेहतर भारत का और साफ तौर पर अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं उसको और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। अन्य खबरों का भी रुख करें तो आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज अंतिम दिन है। आज दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के साक्ष्य का अभिलेख भी दोनों सदनों में पटल पर रखा जाएगा। जेपीसी की ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही सौंपी जा चुकी है। लोकसभा में आज वित्त मंत्री आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। कैबिनेट पिछले हफ्ते ही इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही लोकसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सदन में पेश करेंगे। यह विधेयक 169 साल पुराने 1856 के द इंडियन बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट की जगह लेगा और इसके जरिए केंद्र सरकार लैंडिंग कानूनों से जुड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगी। राज्यसभा में आज बजट 2025 से 26 पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उच्च सदन में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगी। दोनों ही सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। साथ ही दोनों सदनों में कई प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश होंगे। लोकसभा की कार्यसूची में दोपहर बाद का समय प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए निर्धारित किया गया है और इस दौरान कई सांसद निजी विधेयक पेश करेंगे। कुछ निजी विधेयकों पर चर्चा भी होगी। संसद के बजट सत्र का पहला भाग आज तक है और इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों ने उनके साथ अलग अलग फोन पर बातचीत में शांति की इच्छा जताई है। ट्रंप ने शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने का आदेश दिया। ये बातचीत तब सामने आई जब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा
कि यूक्रेन को नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने और रूस द्वारा जब्त किए गए अपने सभी क्षेत्रों को वापस पाने के अपने लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्यों को छोड़ना होगा। पुतिन के साथ 1 घंटे से अधिक समय तक बात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन युद्ध समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने जल्द ही युद्ध विराम करने पर चर्चा की। क्रेमलिन ने पहले कहा था कि पुतिन और ट्रंप मिलने के लिए सहमत हुए हैं और पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने के लिए आमंत्रित किया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी पहली मुलाकात संभवतः जल्द ही सऊदी अरब में होगी। ट्रंप और जेलेंस्की ने पुतिन के साथ ट्रंप की कॉल के बाद बात की और जेलेंस्की के कार्यालय ने कहा कि बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के कुछ ही देर बाद ही राष्ट्रपति से बातचीत की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने संवाददाताओं को बताया कि यह बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच बड़ा बयान दिया है। पीट हेगसेथ ने कहा है कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता की उम्मीद अव्यावहारिक थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए आगे का रास्ता ये है कि वो सीमा के लिहाज से 2014 से पहले की स्थिति की वापसी की उम्मीदें छोड़ दे और रूस के साथ एक ऐसे समझौते के लिए तैयार हो जाए जिसे अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों वाले संभावित शांति रक्षा का बल का समर्थन हासिल हो। हेगसेथ ने नाटो और यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान ये टिप्पणियां की। वो इन दोनों गठबंधनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाले ट्रंप प्रशासन के पहले सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने नाटो सहयोगियों से ये भी कहा कि उन्हें आगे आकर यूरोप की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। हेगसेथ ने यूक्रेन से जुड़े 40 देशों से अधिक देशों की बैठक में कहा कि अमेरिका भी आपकी तरह एक संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन चाहता है, लेकिन यूक्रेन की 2014 से पहले की सीमाओं पर वापस लौटना एक अवास्तविक उद्देश्य है। अमेरिका ने इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योगों की रक्षा के लिए 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि व्यापार के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की तरह ही इस्पात और एल्यूमीनियम उद्योगों की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील पर वास्तविक 25% टैरिफ को बहाल करने और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को भी 25% तक बढ़ाने के लिए मौजूदा खामियों और छूटों को बंद करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेंगे और अमेरिकी श्रमिकों के हितों का ध्यान रखेंगे। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद की शपथ ली। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने गबार्ड को राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में निदेशक पद की शपथ दिलाई। इससे कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर तुलसी गबार्ड की नियुक्ति की पुष्टि भी की थी। तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्यकर्मी हैं और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। सीनेट ने 48 के मुकाबले 52 मतों से उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई। भारत ने इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को 142 रनों से अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत द्वारा मिले 357 रनों के जवाब में अंग्रेज टीम 214 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड के लिए टॉम बेंटन ने सबसे अधिक 38 रन बनाए। बेन डकेट 34 रन बनाकर आउट हुए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। खेलों के राष्ट्रीय फलक पर मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन ऐतिहासिक है। पदक तालिका में उत्तराखंड टॉप 10 में है और अब तक हुए सभी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। हम में है दम, हम नहीं किसी से कम। उत्तराखंड के हर खिलाड़ी की रगों में यह शब्द लहू बनकर दौड़ रहे हैं। वुशु का खेल हो या एथलेटिक्स या फिर जूडो, हर खेल में इस राज्य के खिलाड़ियों का दमखम देखने को मिला है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों में पहली स्वर्णिम सफलता वुशु से मिली। उसके बाद तो यह सिलसिला शुरू हो गया। घरेलू हालात में राज्य का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
खिलाड़ियों के मुताबिक इस बेहतरीन प्रदर्शन की मुख्य वजह खेलों को लेकर बनाया गया बेहतर वातावरण है। जब से लास्ट ईयर से मैं रह रहा हूँ तब से मैंने नोटिस किया कि वुशु पहले से तो बहुत डेवलप हो गया है उत्तराखंड। लास्ट ईयर पास्ट 2 ईयर से तो बहुत इम्प्रूव हो गया है और आप भी पता होंगे कितना सारा तालु प्लेयर, तालु एथलीट और इवन सांदा मेडल जीत रहा है। निश्चित रूप से यह सरकार का बेहतरीन प्रयास है, जिसके चलते अब यहाँ के युवा खेलों को एक बेहतरीन करियर के रूप में देखने लगे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन ने प्रदेश में खेलों के स्वर्णिम भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इस बार उत्तराखंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हम टॉप 10 की लिस्ट में आ रखे हैं। प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट चाहती थी वो सब मिला है। हमें उत्तराखंड के हर प्लेयर को वो सारी चीज़ें मिली, वो सारी सुविधाएं मिली जो वो बहुत टाइम से चाह रहे थे, जैसे अच्छी गेम्स फैसिलिटी, गुड कोचेस और रहने की जगह एंड लिविंग ऑल सी अच्छे ग्राउंड्स एंड ऑल। अभी कुछ टाइम पहले जो 3rd लॉन्गेस्ट एक रेसिंग प्लेस बनी है वो भी उत्तराखंड में ही बना रखी है। तो इस गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम ने, श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत सारा अच्छी सुविधाएं दे करके इस बार प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया है। गवर्नमेंट को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट दिया, इतनी फैसिलिटीज़ दी, इतना अच्छा होटल, खाने की चीज़ें और ग्राउंड, सब कुछ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा है। शानदार स्टेडियम, बेहतरीन कोचिंग, उच्च तकनीक और खिलाड़ियों के अंदर खेलों के प्रति नई ऊर्जा देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में एक नया अवतार दे रही है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन राज्य में खेलों की नई क्रांति का संकेत है। ये संकेत इस ओर भी है कि ये खिलाड़ी अब सिर्फ अपने आप को यहाँ तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आगे आने वाले समय में खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार करेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज उत्तराखंड। और वहीं रियो ओलंपिक 2016 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल करने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का मानना है कि देश में खेलों का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक आज देश में बेहतरीन स्टेडियम है, साथ ही जमीनी स्तर पर भी आज आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ी के विकास में कोच की भूमिका को अहम माना। दीपा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। देश में जिम्नास्टिक की जब भी बात होती है तो एक नाम जुबा पर हमेशा आता है और वो नाम है दीपा कर्माकर, जो इस वक्त हमारे साथ है। दीपा, सबसे पहले राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित हो रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सारे एथलीट को मेरे बहुत बहुत शुभकामना। उनका जिन्होंने मेडल जीता उनको बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जिन्होंने ना भी जीता उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आगे आने वाले टाइम अभी जो गलती हुई उसको सामने रख के आगे बढ़े और मेडल जीते, और सिर्फ नॉट नेशनल गेम्स में जीते, आने वाले टाइम इंटरनेशनल पोडियम पे भी मेडल जीते। दीपा, आपका एक बयान आया था जिसमें आपने कहा कि अब देश में जो है वो खेलों का स्वर्णिम युग जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो इस बयान के क्या मायने लगाए जाएं? देखिए, बिल्कुल पहले जिम्नास्टिक्स को लोग जानते नहीं थे, शायद आप लोगों ने भी बोला, वो मतलब सबने सोचता था वो चीज़ को कि वो सर्कस है, बट अब जिम्नास्टिक बोले तो लोग जानते हैं, स्पेशली प्रोदोनोवा वर्ल्ड को। और उसके बाद लड़की लोगों की जैसे ही परफॉर्मेंस ग्रो अप हुई, आप सबने देखा पार्टिसिपेशन लेवल जितना उनका बढ़ा, और स्पेशली सब बच्चों की ड्रीम्स है अभी कि हमें भी ओलंपिक्स जाने। कोचेस की भूमिका जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? बहुत ज़्यादा कोचेस की भूमिका है, क्योंकि अगर मेरे साथ मेरी कोच नंदी सर नहीं रहते शायद दीपा नहीं बन पाती। स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल उनकी हूँ, हमेशा मुझे कोचिंग करने के लिए लास्ट 23 ईयर्स मैं उनके पास कोचिंग किया। आज जो भी मैं हूँ उनके वजह से हूँ, क्योंकि एक कोच स्टूडेंट को दिशा दिखाते, अगर वो दिशा में चले तो स्टूडेंट ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। देश जो है वो 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के दावे कर रहा है, आपकी राय में ये दावा कितना मजबूत है? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हम खुश नसीब है अगर हम 2036 ओलंपिक्स में देख पाए। ये हैं दीपा कर्माकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में अब खेलों का स्वर्णिम काल जो है वो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ वो देश के 2036 ओलंपिक मेज़बानी करने के दावे को भी बेहद मजबूत मान रही हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, देहरादून, उत्तराखंड। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक बार फिर प्रसार